नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, काफ़ी समय से रिमाइंड आईएएस के यूट्यूब चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि पेड क्लासेस की कुछ प्रतिबद्धताएं थीं और बीच में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी आ गई थीं, जिसके कारण जो यूट्यूब चैनल पर फ्री वीडियो का इनिशिएटिव हमने शुरू किया था वो कुछ समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है। दोस्तों, पहले जो हमने एमपीपीएससी के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्री प्लस मेंस दोनों के लिए मिलाकर एक इनिशिएटिव शुरू किया था, उसके भी शायद 18-19 लेक्चर हो गए थे, बट अभी भी उसमें कुछ लेक्चर बाकी हैं। कुछ लेक्चर और उसमें ऐड होंगे, तब जाके वो पूरा सीरीज़ कंप्लीट होगी। और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए हमने करेंट अफेयर्स की सीरीज शुरू किया था, परंतु अब तो 10 अक्टूबर को पेपर ही है, तो उस सीरीज़ को कंप्लीट करना जिस तरीके से मैंने सोचा था उस तरीके से कंप्लीट करना तो अब पॉसिबल नहीं दिख रहा है। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम से पहले जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं और जो समझने वाली बातें हैं, जिनको पढ़ने में समझने में समस्या होती है, जनरली जिसको हम पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें थोड़ी तकनीकी चीज़ें होती हैं, समझने में दिक्कत होती है, वैसे कुछ टॉपिक्स को लेकर मैं आऊँगा एग्ज़ाम से पहले और प्रयास करूँगा कि कुछ एकदम प्रीलिम्स के लिए थोड़ा शॉर्ट में जो चीज़ें होती हैं वैसा करके अधिक से अधिक चीज़ों को कवर किया जाए। हालांकि अभी भी ऑफलाइन क्लासेस लगभग स्टार्ट हो गई हैं, तो इतना अधिक समय तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि सप्ताह में 2-3 लेक्चर अपलोड किया जाए और हो सके तो इससे ज़्यादा भी। तो दोस्तों, ये लेक्चर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 की सीरीज़ जो थी उसी को मई मंथ का जो पॉलिटी हमने शुरू किया था उसको कंप्लीट करना चाहते हैं कि कम से कम मई मंथ की पॉलिटी को कंप्लीट कर लिया जाए। उसके बाद जो एकदम इम्पोर्टेंट लगेंगे मुझे मेरे हिसाब से, वैसे अलग अलग विषयों के टॉपिक लेकर आऊँगा। इकोनॉमिक्स का, एनवायरनमेंट का, उसके बाद साइंस टेक का, इस टाइप का जो टॉपिक रहेंगे उनको लेकर आया जाएगा, क्योंकि अब एक एक सब्जेक्ट की सीरीज़ तो कंप्लीट करना संभव नहीं दिख रहा है। दोस्तों, मई मंथ का जो पॉलिटी था उस पॉलिटी में मैंने मानवाधिकार आयोग को पढ़ाने के बाद शायद अगला टॉपिक परिसीमन आयोग ही बोला था कि परिसीमन आयोग कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि मैंने उसमें आपको बता दिया था कि मई 2020 जो है उसके पॉलिटी में मैं क्या क्या कवर करूंगा, एक फ्रेमवर्क बनाया था, उसमें से कुछ चीज़ों को कवर किया था और कुछ चीज़ों को कवर नहीं कर पाया था, तो उसको तो मैं कंप्लीट कर दूंगा अभी आने वाले, मतलब इस वीक में ही कंप्लीट कर लेंगे उसका पॉलिटी का पूरा हिस्सा। और उसके बाद फिर जो मैं बोल रहा हूँ कि अलग अलग विषयों का जो मुझे लगेगा कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इसमें तकनीकी मुद्दे भी हैं, समझने में दिक्कत जा रही होगी, उनको लेकर आऊँगा मैं। तो ठीक है, परिसीमन आयोग को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन ये लेक्चर भी परिसीमन आयोग का पूरा फुल लेक्चर नहीं होगा, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने परिसीमन आयोग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है, एक रूपरेखा तैयार किया है कि क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। हालांकि ये चैप्टर जैसे मानवाधिकार आयोग मैंने पढ़ाया था, पूरा पास्ट से लेकर वर्तमान तक सारे इशू को कवर किया था, वैसा ही परिसीमन आयोग को भी संपूर्णता में हम कवर करेंगे, जिससे कि इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने और देखने की आवश्यकता ना हो, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो चाहे मेंस के लिए हो। तो आप देखेंगे कि परिसीमन आयोग अभी न्यूज़ में खूब रहा भी है। जैसा कि आप देखिए स्क्रीन के नीचे आपको दिख रहा है कि परिसीमन आयोग के कई जो न्यूज़ के प्रिंट मीडिया हैं उनका ही कुछ मैंने कट यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि जो नॉर्मल मीडिया हम देखते हैं, विजुअल मीडिया है, आज तक है, अलग अलग न्यूज़ चैनल हैं, उन न्यूज़ चैनलों में आप देखेंगे तो परिसीमन आयोग के बारे में चर्चा नहीं होता है। कारण क्या है? क्योंकि जो आम जन है, जनरल लोग हैं, उनके समझने की बात वो है नहीं, और जब उनके समझने की बात वो नहीं है तो उसको वो लोग नहीं उठाएंगे, क्योंकि टीआरपी उस पर मिलने वाली नहीं है। हाँ, जो हम लोग राज्यसभा टीवी देखते हैं उस पर इस पर डिबेट आता रहता है, आप उसको देख सकते हैं।
तो प्रिंट मीडिया जो है, न्यूज़पेपर है, अखबार है, पत्रिकाएं हैं, उनमें ये लगातार 2019 से ही न्यूज़ में बना हुआ है परिसीमन आयोग। 2020 में भी खूब न्यूज़ में रहा और 2021 में भी न्यूज़ में है। अगर आप प्रिंट मीडिया पढ़ रहे होंगे तो हर महीने में एक बार तो कहीं ना कहीं या 2 बार उसका न्यूज़ में आप देख ही लेते हैं कि क्या क्या उसमें मुद्दे अभी चल रहे हैं। तो इन्हीं सबको हम कवर करेंगे। और यूपीएससी को आपको पता है कि यूपीएससी जो करंट में मुद्दे होते हैं, उन्हीं करंट के मुद्दों से जुड़ा हुआ स्टैटिक पोर्शन भी पूछती है। और इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि परिसीमन आयोग पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही क्वेश्चन बन सकते हैं इस बार। तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से ही मैं परिसीमन आयोग को कवर कराऊंगा। पूरा डिटेल में एक एक बातें आपको समझ में आ जाएंगी, क्या इशू है, क्या विवाद रहा है, क्या क्या चीज़ें हुई हैं इसमें, अभी क्या डेवलपमेंट चल रहा है, वो सारी बातें आपको इसमें कवर हो जाएंगी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ये लेक्चर छोटा लेक्चर होगा, एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, परिचयात्मक लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग एक रूपरेखा फ्रेमवर्क तैयार कर लेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले क्या हैं। और उसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा उसमें या तो एक ही लेक्चर में इसको पूरा कवर कर लिया जाएगा, या अगर लगेगा कि समय ज़्यादा लग रहा है तो फिर 2 पार्ट में इसको कवर किया जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि क्या हमारा फ्रेमवर्क रहेगा, क्या हमारा एजेंडा रहेगा परिसीमन आयोग को पढ़ने के लिए, जो मैंने बोर्ड पे नोट कर लिया है और उसी हिसाब से आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए देखिए, परिसीमन आयोग में, अच्छा अभी स्क्रीन पे आपने देखा, उस स्क्रीन पे एक मैंने जो न्यूज़ का कट लगाया है, हालांकि उसमें पीआईबी का भी मैंने कट दिया है, देख लीजिए। पीआईबी का भी है, नवभारत टाइम्स का भी है, हिंदी के न्यूज़ को ज़्यादा मैं कवर किया हूँ, उसमें बीबीसी का भी न्यूज़ है। और एक न्यूज़ में आप देखेंगे एक पिक्चर आ रही है, उसका भी शायद वो ऐड उसमें लग गया है। तो ऐसा नहीं कि उस पिक्चर का मैं ऐड कर रहा हूँ, पिक्चर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट वो उसमें ऐड था तो मैंने सोचा चलो डाल दो, थोड़ा आपको भी उससे मज़ा आ जाएगा। क्या नाम है इसका, देखिए नाम इसमें उसमें लिखा हुआ है कि क्या मेरी सोनम गुप्ता बेवफा है। तो ये पिक्चर है, पिक्चर आ रही है। आजकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कुछ भी पिक्चर लेके आ रहे हैं लोग, तो उसका उस पर ऐड है। वो मैं मतलब परिसीमन आयोग के कंटेक्स्ट की बात नहीं है वो, कि परिसीमन आयोग के कंटेक्स्ट में वो पिक्चर बन रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो उसमें आ गया है। तो ठीक है, चलिए तो हम एक बार फ्रेमवर्क को पहले तैयार कर लेते हैं। छोटा सा लेक्चर है। फ्रेमवर्क रूपरेखा जो हमारा रहेगा इस परिसीमन, देखिए टॉपिक का नाम मैंने पहले ही एक नोटिफिकेशन डाला था चैनल पर कि टॉपिक का नाम क्या होगा, परिसीमन आयोग और वर्तमान चर्चा। अच्छा एक बात और बता देना चाहूँ मैं कि मैं यहाँ यूपीएससी करंट अफेयर्स भले ही बोल रहा हूँ, बट ये हर एक एग्जाम के लिए काम आएगा। आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी काम आएगा, आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी काम आएगा, किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तब भी उतना ही काम आएगा जितना यूपीएससी के लिए आएगा, क्योंकि पूरा विस्तार से इसको हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा अगर आप छोटे मोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको बहुत कुछ इसमें से मिल जाएगा। तो सबके लिए है, केवल यूपीएससी बोल देने से इसका मतलब ये नहीं है कि केवल यूपीएससी के लिए ये लेक्चर है। तो देखिए फ्रेमवर्क में क्या रहेगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परिसीमन क्या है। सबसे पहले जानने की यही हम प्रयास करेंगे कि आखिर में परिसीमन क्या होता है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इस लेक्चर में मैं कुछ भी आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास नहीं करूँगा, क्योंकि इस लेक्चर को भी एक्सप्लेन करके बड़ा कर दिया जाए और फिर आगे वही बात समझें तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सिर्फ एक प्रारूप बना देते हैं, एक फ्रेमवर्क कर देते हैं, जो अगला लेक्चर पढ़ने के बाद आपको ये वाला जो अगर आप डायग्राम बना लेंगे तो क्विक रिवीजन में आपको काम आएगा। जल्दी आपको रिवीजन करना है तो इस डायग्राम को देख लेंगे, और जो टॉपिक आपको लगेगा कि थोड़ा दिक्कत लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, उसको जो विस्तार वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस लेक्चर में जो नोट किए रहेंगे अपने कॉपी में, उससे आप एक बार जाके वहाँ पे तैयार कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो फास्टली रिवीजन के लिए भी ये फ्रेमवर्क काम कर देगा आपको। तो देखिए सबसे पहले हम समझेंगे कि परिसीमन क्या है, मतलब परिसीमन का अर्थ क्या है, ये सारी बातें हम देखेंगे इसमें। फिर परिसीमन करने का उद्देश्य क्या होता है, आखिर में हम परिसीमन क्यों करते हैं, ज़रूरत ही क्यों पड़ती है परिसीमन करने के लिए, तो हम देखेंगे परिसीमन का उद्देश्य क्या है, क्या कारण है जिसके कारण हम परिसीमन करते हैं। फिर हम देखेंगे कि परिसीमन करता कौन है। अब हमको पता चल गया कि परिसीमन क्या है,
फिर हमको पता चल गया कि परिसीमन का उद्देश्य क्या है, तो हमको ये भी जानना जरूरी है कि आखिर में परिसीमन करता कौन है। तो परिसीमन कौन करता है, इसके लिए हम देखेंगे हमारे यहाँ एक परिसीमन आयोग बना हुआ है। हमारे यहाँ एक परिसीमन आयोग बना हुआ है, तो उस परिसीमन आयोग के बारे में पढ़ेंगे। और फिर जब परिसीमन आयोग का पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें देखेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या है। क्या परिसीमन आयोग जो हमारा है, उस परिसीमन आयोग को गठन करने के लिए या परिसीमन करने के लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान किया गया है क्या। तो हम देखेंगे कि संविधान में प्रावधान किया गया है। और देखिए, जनरली आप कोई किताब पढ़ेंगे जो संक्षिप्त तरीके से इसको कवर करते हैं, तो आप देखेंगे आर्टिकल 82 की ही बात करेंगे, केवल आर्टिकल 82 की बात कर देंगे, अनुच्छेद 82 की बात करेंगे कि 82 में इसके गठन या जो कुछ भी बात की गई है यहाँ पे बात कर देते हैं लोग। बट डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप देखेंगे तो संवैधानिक प्रावधान में हमको आर्टिकल 81, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 170, अनुच्छेद 330 और अनुच्छेद 332, ये हमको 5 अनुच्छेद इसमें मिलेंगे। इन 5 अनुच्छेदों का सामूहिक रूप से अध्ययन करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि संवैधानिक प्रावधान क्या है परिसीमन आयोग का। अब ये अनुच्छेद क्या है, क्या इनका मतलब है, सब अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो बस एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो ये संवैधानिक प्रावधान है। उसके बाद संवैधानिक प्रावधान कवर करने के बाद हम आगे देखेंगे कि परिसीमन आयोग जब बन ही गया है तो उसकी संरचना क्या रहती है। परिसीमन आयोग बन गया है तो उसकी संरचना क्या रहती है। तो संरचना में हम देखेंगे इसके कुछ कोर सदस्य होते हैं, फिर हम देखेंगे इसके कुछ सहयोगी सदस्य होते हैं और इसके कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं। देखिए, यहाँ पे जो मैंने अनुच्छेद कवर किया है, अभी अभी MPPSC का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था, अगर आप उस पेपर को भी देखें तो उसमें पूछ लिया था कि GST जो संशोधन हुआ था, GST के लिए 101वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके लिए कौन कौन से अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था। उस काम को करने के लिए जब वो किया गया था तो किन किन अनुच्छेदों में संशोधन किया गया था, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया था। सामान्यतः हमारा दिमाग वहाँ नहीं जाता है, तो इसलिए आपसे जनरल क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो परिसीमन आयोग है, क्योंकि न्यूज में है ही, तो परिसीमन आयोग के लिए संवैधानिक प्रावधान से कौन कौन से अनुच्छेद प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तो अगर ये 5 आते हैं तो पाँचों सही हो जाएंगे, इसमें से कुछ आते हैं तो आप आसानी से मार्क कर पाएंगे, जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। फिर कोर ये देख लिए हमने कि संरचना क्या है। संरचना के बाद हम देखेंगे कि परिसीमन आयोग के कार्य क्या होते हैं। परिसीमन आयोग जब बन जाता है तो वो क्या कार्य करता है, इसको देखेंगे। फिर हम देखेंगे परिसीमन आयोग की शक्तियाँ क्या हैं। इन शक्तियों में भी बहुत कुछ बातें हमको देखने को मिलेंगी कि जब ये परिसीमन कर देते हैं तो इनके परिसीमन करने के पश्चात कोई भी न्यायिक पुनरावलोकन इस पर नहीं होगा, कोई न्यायिक हस्तक्षेप नहीं होगा, इनका जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। तो व्याख्या करेंगे तो हम उसमें देखेंगे क्या इनके पास शक्तियां हैं। फिर हम बात करेंगे कि अब तक गठित किए गए कितने परिसीमन आयोग हैं। तो हम इसमें स्वतंत्रता के पूर्व की भी बात कर सकते हैं, बट वो ज़्यादा हमारे काम की नहीं है, पढ़ेंगे तो देखेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अब तक गठित किए गए कितने परिसीमन आयोग हैं। तो इसमें देखेंगे हम कि अब तक स्वतंत्रता के पश्चात 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। और ये भी ध्यान रखना है आपको कि परिसीमन आयोग गठित होगा तो उसके लिए परिसीमन अधिनियम भी लाया जाता है। तो अधिनियम बनेंगे फिर आयोग गठित होगा, अधिनियम बनेंगे फिर आयोग गठित होगा। तो ऐसे हम देखेंगे कि 1952 में अधिनियम बना और 52 में हमारा परिसीमन आयोग गठित हुआ। फिर 62 में अधिनियम बना तो 63 में, फिर 72 में तो 73 में गठित हुआ आयोग। और फिर 1976 में हम देखेंगे कुछ ऐसा मुद्दा आया और उसके बाद फिर 2002 में ही गठित हुआ। 2002 में अधिनियम बना और उस अधिनियम का ही प्रयोग करके अभी जो नया परिसीमन आयोग एक गठित किया गया है जम्मू कश्मीर के लिए और पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए, वो पूरा मुद्दा हम देखेंगे। बट अधिनियम 4 ही बने हैं, तो मुख्य रूप से हम बोल सकते हैं कि 4 ही परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। बट ये जम्मू कश्मीर के लिए ये जो गठित किया गया है अधिनियम 2002 वाला ही है, इसलिए 4 ही हम बोलेंगे। तो
4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। इसमें और जो तकनीकी मुद्दा बन सकते हैं मैं आपको बताऊंगा, व्याख्या करूंगा। तो अब तक 4 परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं। फिर हम देखेंगे कि जब परिसीमन करते हैं तो परिसीमन की प्रक्रिया क्या रहती है, क्या नियम अपनाया जाता है, कैसे परिसीमन होता है। तो परिसीमन की प्रक्रिया देखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि परिसीमन की प्रक्रिया में संशोधन क्या हुआ। 1976 तक परिसीमन की प्रक्रिया थोड़ी अलग होती थी, वो हम देखेंगे। और 76 के बाद से इस पर एक बाउंडेशन लगा दिया गया है, जो आपको पता है कि अभी अभी संशोधन करके ये किया गया है कि मतलब 2026 से पहले, अभी अभी तो नहीं, 2002 के आसपास ही हुआ था कि 2026 तक, जो 26 के बाद जो पहली जनगणना होगी तब तक हम क्या करेंगे, सीटों का इससे कोई वृद्धि या घटाव नहीं करेंगे। तो जब व्याख्या करेंगे तो हम देखेंगे इसमें क्या आएगा। तो वही मैं लिखा हूँ कि परिसीमन प्रक्रिया में संशोधन 1976 तक की स्थिति क्या थी और 1976 के बाद की क्या स्थिति है। और यहाँ एक अच्छा हम सिद्धांत भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये न्यूज में है तो क्या भरोसा ये क्वेश्चन ही पूछ ले कि गैरी मेंडरिंग का सिद्धांत क्या होता है, या गैरी मेंडरिंग का सिद्धांत का संबंध किससे है। इतना पूछेगा तब तो आप इसी लेक्चर से इसका आंसर दे देंगे कि गैरी मेंडरिंग के सिद्धांत का संबंध किससे है, परिसीमन आयोग से है या परिसीमन की प्रक्रिया से है। परिसीमन की प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर लगेगा। तो हम देखेंगे कि इंदिरा गांधी के टाइम में इसका दुरुपयोग भी लोग बोलते हैं कि हुआ था, इस टाइप का सिद्धांत का प्रयोग करके थोड़ा दुरुपयोग किया गया था। तो क्या था हम देखेंगे, गैरी मेंडरिंग का सिद्धांत क्या है, इससे जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पूरा जो कंट्रोवर्सी है वो भी हम समझ लेंगे कि 1976 की कंट्रोवर्सी क्या है इंदिरा गांधी के टाइम में, या अभी भी कभी भी जब भी इस पर कोई इस टाइप का प्रश्न चिन्ह उठाने का कोई प्रयास करता है तो गैरी मेंडरिंग का सिद्धांत क्या है। और ब्रिटेन में तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था, ब्रिटेन की ही एक तरीके से ये अवधारणा भी है। तो ये वाला बात हम कवर करेंगे। मैं संक्षिप्त में चीज़ें बोल रहा हूँ, कवर करेंगे तो समय लगेगा और आपको एक एक बात समझ में आएगी। फिर हम अब यहाँ पे जितने भी परिसीमन अधिनियम और आयोग बने हैं सबका विस्तार से अध्ययन करना तो हमारे काम का है नहीं, तो सबसे लास्ट वाले क्या करेंगे, और बाकियों में कुछ जैसे अध्यक्ष वगैरह हमको याद करना है। कभी जैसे यूपीएससी में आपने देखा कि क्वेश्चन पूछ लिया था कि जब प्रथम संवैधानिक संशोधन हुआ था तो उस समय हमारे पीएम कौन थे, शायद ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो ये सब जनरल क्वेश्चन है, तो क्या भरोसा ये 4 ही है। तो हम एक बार ये जरूर देख लेंगे कि इसके अध्यक्ष चारों के कौन कौन अध्यक्ष रहे हैं, और वर्तमान में जो अभी एक गठित किया गया है परिसीमन आयोग जम्मू कश्मीर के लिए और पूर्वोत्तर के लिए, उसके कौन है। तो उसका तो आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो पता ही होगा, रंजना देसाई जी हैं। तो अंतिम परिसीमन अधिनियम आयोग के बारे में देखेंगे कि ये क्या है, थोड़ा इसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। जो 2002 में गठित हुआ था और 2002 में अधिनियम बना था। फिर इसका लागू होना हम देखेंगे, इसको लागू किया गया, सरकार इसको लागू करना चाह नहीं रही थी, उस समय दिक्कत जा रहा था लागू करने में। इसको लागू किया गया 2008 में, सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप किया तब, पूरा डिटेल में हम देखेंगे। और जब लागू किया गया तब भी समस्या ये हो गई कि ये जो 4 राज्य हैं पूर्वोत्तर के, असम, अरुणाचल, नागालैंड और मणिपुर, इसमें कुछ ऐसे इशू थे जिसके कारण आपको पता ही है कि यहाँ पे अक्सर उथल पुथल कुछ ना कुछ राजनीतिक मचा ही रहता है, सामाजिक मचा ही रहता है। अगर आप यूपीएससी की थोड़ी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं तो अक्सर इसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे। ग्रेट नागालिज्म का मुद्दा भी पढ़ रहे होंगे, असम में एनआरसी का मुद्दा बना रहा है और अभी भी न्यूज में चल ही रहा है। तो इन चारों में उस समय नहीं हुआ, इन चारों के लिए क्या कर दिया गया, एक राष्ट्रपति के प्रस्ताव से इसको रद्द कर दिया गया। इन चारों का परिसीमन नहीं हुआ था। 28 फरवरी 2008 को एक आदेश के द्वारा इसको रद्द कर दिया गया था, इन चारों का परिसीमन नहीं हुआ था। और अब इनका परिसीमन करने का सरकार फिर से इस जो रद्द हुआ था मुद्दा, इसको फिर से पुनर्जीवित किए है और इनका पुनर्सीमन फिर से जो परिसीमन कराने के लिए आयोग का गठन हो गया है। तो ये बात हम देखेंगे, इसलिए अंतिम वाले को पढ़ना जरूरी है कि अंतिम परिसीमन आयोग जो बना है वो क्या है, उसका लागू होना क्या है, उसमें संशोधन कैसे हुआ, रद्द कैसे कब कैसे हुआ उसका, और पुनः इसको लागू किया गया है तो क्या किया गया है। तो अभी मैंने बताया है कि इन 4 राज्यों के लिए पूर्वोत्तर में होने वाला है
और इसका विरोध भी चल रहा है। अभी मैंने न्यूज़ का जो आपको शुरू में दिखाया था उसमें आप देख सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्यों में परिसीमन का विरोध, तो एनआरसी का मुद्दा और बाकी मुद्दों के कारण वहाँ विरोध भी लोग कर रहे हैं कि ना हो। उसके बाद अभी जो जम्मू कश्मीर को 2019 में आपको पता है कि यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और 370 हटा दिया गया, तो फिर वहाँ पे आपको पता है लद्दाख को अलग कर दिया गया, जम्मू कश्मीर को, तो फिर परिसीमन की आवश्यकता पड़ी। तो परिसीमन की आवश्यकता पड़ी इसलिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 जो बना है, इसके तहत फिर से 2002 का जो हमारा आयोग है उसी के शक्तियों से लेकर हमने क्या किया है, अब यहाँ भी परिसीमन करा रहे हैं जम्मू और कश्मीर का, और आए दिन न्यूज़ में कहीं ना कहीं रह रहा है ये, और इसका रिपोर्ट भी आने वाले समय में जल्दी ही मिल जाएगा ऐसा कहा जा रहा है। तो फिर उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, परिसीमन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण केस पढ़ेंगे, वाद पढ़ेंगे। यूपीएससी कभी पूछ सकती है कि मेघराज कोठारी बनाम परिसीमन आयोग 1965 वाद का संबंध किससे है, ये तो आप बता ही देंगे। इसके थोड़े से मुद्दे भी 2-4 लाइन के देख लेंगे कि क्या हुआ था, ये पूछ ले अगर, तो इसमें अक्सर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग जो इंडिया का है, और मोहम्मद अब्दुल गनी 1995 का मामला किससे संबंधित है। अगर ऐसा जनरल क्वेश्चन पूछती है तो अक्सर हमारे दिमाग में आ जाएगा निर्वाचन से कहीं होगा, बट इसमें परिसीमन का भी मुद्दा था। तो ऐसे कुछ हम केस, जो मुख्य रूप से ये 2 केस ही हम देखेंगे जो लैंडमार्क केस हैं, थोड़ा बहुत ज़्यादा इस पर भी हमें विस्तारित नहीं करना है। और उसके बाद अंत में विविध पढ़ेंगे कि कुछ और जो इसके मुद्दे हैं उनके बारे में देख लेंगे, जैसे कि आखिर में क्या कारण रहा कि जो अभी जो नई जनसंख्या हमारी जनगणना होती है उसके आधार पर सीटों का आवंटन नहीं होता है परिसीमन में, उसको रोक दिया गया है। मतलब जो दक्षिण के राज्यों का क्या कंसर्न था, दक्षिण के राज्य क्यों इससे खफा रहते हैं, और आने वाले 2026 में भी क्या लग रहा है ऐसा कि जो बाउंडेशन किया गया है 1971 की जनगणना की, कि उसी को लेकर हम सीटों का आवंटन करेंगे, वो हट पाएगा या नहीं हट पाएगा। तो ऐसे कुछ और विविध जो मुद्दे हैं इनके बारे में हम कवर करेंगे। और इतना अगर परिसीमन आयोग में इतने पॉइंट्स को अगर हम कवर कर लेते हैं तो 100% है कि आप प्रीलिम्स, मेंस या किसी भी, या इवन इंटरव्यू कहीं भी आसानी से इस पर चर्चा कर पाएंगे, इस पर बात कर पाएंगे। तो अगले लेक्चर में हम लोग इन्हीं सब मुद्दों को विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर एक लेक्चर में कवर हो जाता है, भले ही वो 2 घंटे का लेक्चर बन जाए, 1.5 घंटे का लेक्चर बन जाए, तो एक में ही कवर करने का प्रयास करेंगे। और लगेगा कि थोड़ा विस्तार में जाने में समय ज़्यादा लग रहा है तो हम लोग 2 पार्ट में इसको तोड़कर आगे अपलोड करेंगे, और इस वीक में ये दोनों के दोनों लेक्चर आपको मिल जाएंगे। और मध्य प्रदेश पीएससी के लिए जो सूचना संचार प्रौद्योगिकी के बचे हुए लेक्चर हैं वो भी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे, और को प्रयास रहेगा हमारा कि प्री प्लस मेंस के लिए कम से कम सूचना संचार प्रौद्योगिकी का जो लेक्चर है, सीरीज है, वो पूरा कंप्लीट कर दिया जाए आपको। और उसके बाद फिर मेंस के लिए, क्योंकि एमपीपीएससी का भी मेंस आने वाला है, तो उस मेंस, हालांकि प्रीलिम्स भी उसका आने वाला है अगर तय समय पर कराता है तो हम लोग मेंस का कोई एक सीरीज शुरू करेंगे और एक प्रीलिम्स का सीरीज शुरू करेंगे। और यूपीएससी का तो प्रीलिम्स तक हम ये करंट अफेयर्स में ही चलेंगे, और जैसे ही प्रीलिम्स समाप्त हो जाएगा तो फिर यूपीएससी के लिए भी कुछ सब्जेक्टों की सीरीज चालू करेंगे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पर फ्री में, वो कोई पेड कोर्स नहीं रहेगा। अब समस्या थोड़ी यही है कि पेड कोर्सेस में प्रतिबद्धताएं बन जाती हैं, प्लस ऑफलाइन क्लासेस है तो समय कम मिलता है, लेकिन जो भी समय मिलेगा और जो भी लेक्चर लाया जाएगा उसको बेहतर कंटेंट में लाया जाएगा कि आपको ये ना लगे कि केवल लेक्चर बना है, उसका पूरा संपूर्णता में प्रयास किया जाएगा कवर करने का और समझाने का, जिससे कि आप उसको पढ़ के और नोट करके लिख लेते हैं तो वो मुद्दा आपका पूरा कवर हो जाएगा। फ्यूचर में कोई करंट डेवलपमेंट उसमें होता है तो उस करंट डेवलपमेंट को आप खुद भी अपडेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमारे चैनल पे उसको अपडेट भी आगे कराया जाता रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, छोटा सा ये लेक्चर था केवल रूपरेखा बनाने का परिसीमन आयोग का, फिर भी अब समय तो इसमें भी लग गया है। तो हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।